हाँ जी बच्चों, तो नया चैप्टर हमारा है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? इसको हम एसी से डिनोट किया करेंगे, एसी बोल देंगे। और एक हमारे पास डीसी होता है, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स पढ़े हैं, जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक चैप्टर पढ़ा, उसमें करंट आता है हमारे पास, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी करंट आता है हमारे पास। वो जो करंट है बच्चे, दैट इज ए डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का दूसरा नाम होता है स्टेडी करंट। नाम से पता चल रहा है, स्टेडी का मतलब विच इज कांस्टेंट, विच डज नॉट चेंज विद टाइम, दैट इज कॉल्ड ए डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जो टाइम के साथ चेंज हो, वेरी करे, कम हो ज्यादा हो, उसको ऑल्टरनेटिंग बोल देंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वेरिएशन कुछ इस तरह की हो, उसका कुछ वेव फॉर्म हो जाए, लाइक दिस स्केयर वेव फॉर्म हो जाए, इसको स्केयर वेव फॉर्म बोलते हैं। इसका नाम है वेव फॉर्म। मतलब करंट की जो फॉर्म है वो इस तरह की है, दिस इज करंट, दिस इज टाइम, इट इज पीरियोडिकली वेरिंग विद टाइम। कभी इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं, ये कुछ टाइम के लिए यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है। मतलब मान लेते हैं ये वैल्यू है 10 एम्पेयर, तो 10 एम्पेयर रहता है फॉर दिस मच टाइम। फिर अगले टाइम के लिए ये -10 एम्पेयर हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, फिर पॉजिटिव हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, इस तरह से वेरी करता है। तो सच काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। और बना सकते हैं हम, किसी भी तरह का वेव फॉर्म हो सकता है। देखो ऐसे हो सकता है, लाइक दिस, इस तरह से ट्रायंगुलर वेव फॉर्म ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, है ना। ये भी वही है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है टाइम के साथ। दिस करंट इज लीनियरली वेरिंग विद टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दिस करंट आई इज कांस्टेंट फॉर सम टाइम बट इट्स डायरेक्शन इज वेरिंग। इसको ऐसे लिखेंगे, इसका अगर फंक्शन लिखना है ना, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट फॉर 0 to t1, यहां से लेकर यहां तक t1 है, और फिर हम लिख देते हैं माइनस आई नॉट फॉर 0 to 0 नहीं, t1 to t2, t1 से लेके t2 टाइम तक, मतलब यहां से लेके यहां तक ये करंट जो है दैट इज माइनस आई नॉट। तो इस तरह से इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये इस तरह का ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये जो करंट है इसका कुछ लीनियर फंक्शन होगा, जैसे मान लो यहाँ 0 है, यहाँ टाइम t1 है, तो 0 से लेके t1 तक इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्लोप इसकी कांस्टेंट ही है, तो दिस इज आल्सो ऑल्टरनेटिंग करंट। बट ये दोनों ना टिपिकल वाले बनाए हैं मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट। जो ज्यादा कॉमनली यूज्ड ऑल्टरनेटिंग करंट है, कॉमनली यूज्ड मतलब जो हमारे घरों में भी आता है, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन सब में इसी तरह का करंट जो है हम यूज करते हैं। तो वो जो कॉमनली यूज्ड एसी है एंड विच इज इजी टू प्रोड्यूस, है ना, इसको प्रोड्यूस करना भी इजी है, दैट करंट इज समथिंग लाइक दैट। उसका जो फंक्शन होता है वेव जैसा होता है, इधर टाइम चलता है, इधर करंट है ना। तो ये वेव जैसा फंक्शन होता है। वेव मतलब साइन फंक्शन हो सकता है इस तरह का, दिस इज ए साइन फंक्शन, साइन टी बोल देता हूं चलो अभी के लिए। दिस इज ए साइन फंक्शन। सच काइंड ऑफ करंट इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, एक और बना के दिखाते हैं आपको ऑल्टरनेटिंग करंट। ये भी आई है, इधर टी चल रहा है, तो इस तरह का फंक्शन भी हो सकता है। देखो ये भी वैसा ही है, ये कोसाइन है, दिस इज कॉस फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह की जो वेरिएशंस हैं ये ज्यादा कॉमनली यूज्ड है और कॉमनली अवेलेबल करंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड सिनोसॉइडल वेरिएशंस, सिनोसॉइडल वेरिएशंस, ठीक है। मतलब इसमें साइन और कॉस फंक्शंस आ जाएं और पीरियोडिक फंक्शन आ जाएं, सच काइंड ऑफ करंट्स आर कॉल्ड सिनोसॉइडल करंट्स और ऑल्टरनेटिंग करंट्स। तो अभी ऑल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करते हैं और इनकी एग्जांपल्स भी लिखते हैं कि किस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। मैथमेटिकली तो अभी बता देता हूं, जैसे ये करंट है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास इस करंट का फंक्शन है। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नॉट साइन, ओमेगा की जगह यू कैन पुट 2 पाई न्यू टी। ये जो न्यू है दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ज्यादातर हम ये फॉर्म यूज करेंगे, साइन फंक्शन वाली फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है तो ये कॉस फंक्शन है, तो सेम वैसा ही होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, साइन की जगह जस्ट कॉस आ जाएगा,
cos ओमेगा टी, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर आई नॉट क्या होता है, दोनों ही फंक्शंस में ये जो आई नॉट है दिस इज द पीक वैल्यू, जैसे ये मैक्सिमम है ना इसकी पीक, और यहाँ इसकी पीक है, ये इसकी पीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या इसको एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड आई नॉट, आई नॉट, ठीक है। तो दिस इज द पीक वैल्यू, आई नॉट इज कॉल्ड पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ आई, ठीक है। आई एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, और आई नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ करंट्स आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट्स। तो वी कैन से AC is a current whose magnitude and direction, whose magnitude or direction or both, दोनों changes periodically with time, change periodically with time. Such kind of current is called alternating current. Examples जैसे मैंने बता दी, examples I is equal to I naught sin omega t, this is one kind of alternating current. I is equal to I naught cos omega t, another type. और एक जो टाइप है जनरल फॉर्म जो हम लिख सकते हैं, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई एक कांस्टेंट होता है, एंड इट इज कॉल्ड इनिशियल फेज और इपोक, ये इसका नाम है, ठीक है। और ऐसे ही एक और फंक्शन हो सकता है आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो सच फंक्शंस आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट्स फंक्शंस। ये फाई क्या होता है, देखो अगर तो ये साइन फंक्शन है हमारे पास, फिर इस तरह से होगा हमारे पास वेरिएशन अल्टरनेटिंग करंट की, इधर आई चला गया, इधर टी चला गया, तो वेरिएशन इस तरह से होगी, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास साइन की जगह कुछ आगे पीछे है फंक्शन, मतलब ये जो करंट है ना तो कॉज है कंप्लीटली, ना ही साइन है, थोड़ा सा आगे पीछे है। मान लेते हैं कि ये यहां से स्टार्ट हुआ लाइक दिस, मतलब जीरो यहां थी, बट करंट की जो वेरिएशन है जीरो टाइम से नहीं स्टार्ट हुई, थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुई है, तो फंक्शन सेम ही है लेकिन इस तरह से। तो ये जो डिफरेंस है इनिशियली, दिस इज कॉल्ड फाई, इनिशियल फेज। इनिशियली वो कहां से शुरू हुआ है, तो वो थोड़ी सी वेरिएशन अगर डिफरेंट है साइन से, उस डिफरेंट वेरिएशन को शो करने के लिए हम यहाँ पर फाई ले लेते हैं, ये इनिशियल फेज होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि भाई इनिशियली कहाँ पे था करंट, तो फाई की वैल्यू हमें गिवन होती है, फाई की वैल्यू रेडियंस में गिवन होती है, एक एंगल ही है जस्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। रेडियस में गिवन होती है कि इनिशियल फेज इतना है। इनिशियल फेज क्यों बोलते हैं, अगर हम यहाँ पर टाइम को t इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट साइन फाई, और फाई आपको गिवन है। फाई मान लो इनिशियल फेज आपको दे दिया गया कि 30 डिग्री आगे है ये, है ना, 30 डिग्री आप यहाँ पुट कर दो, तो ये बन गया आई नॉट साइन 30, तो ये बन गया आई नॉट बाई 2। मतलब इनिशियली एट टाइम t is equal to 0, at t is equal to 0 the value of current was not I but it was I is equal to I naught by 2। तो इस तरह से जो इनिशियल फेज होता है वो हमें बताता है कि इनिशियली करंट की कितनी वैल्यू थी, और जो इपोक है वो हमें बताता है कि इनिशियली करंट की कितनी वैल्यू थी। अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो क्लियर है, यहाँ पर हम t को 0 पुट करेंगे, अगर तो इनिशियल वैल्यू को देखेंगे तो हमारे पास आई 0 आएगा, मतलब वो साइन फंक्शन है, वो तो आपको पता ही है, तो वहां पे फाई 0 है इनिशियल फेज। लेकिन अगर इनिशियल फेज कुछ और है, जैसे 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 पुट कर दोगे तो कॉस फंक्शन बन जाएगा, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि करंट की इनिशियल वैल्यू कितनी थी। तो दिस इज सम आइडिया बिहाइंड द इपोक, ये हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा जब हम करेंगे। चलिए अब हम इस फंक्शन को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, ऑर्डिनरी करंट के फंक्शन को एक एक देखते हैं कैसा है। इधर हमारे पास आई आ गया, इधर टी आ गया, तो ये हमारे पास अभी एक साइकिल होता है, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल,
वन साइकिल ऑफ AC। ठीक है जी। अब ये जो वन साइकिल ऑफ AC है, इसमें करंट एक बार पॉजिटिव वाली साइड पर मैक्सिमम हो गया और एक बार नेगेटिव वाली साइड पर मैक्सिमम हो गया, माइनस I0 हो गया। ठीक है। ये जो टाइम होगा, अगर नीचे टाइम चल रहा है ना, तो ये जो टाइम होगा दिस इज कॉल्ड कैपिटल T, वेयर T इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय करंट टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर मैं न्यू लिखना चाहता हूं तो वो आपको पता है 1/T विच इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आएगी हमारे पास, इसको हम देख लेंगे हर्ट्स में। और अगर आप यहां से ओमेगा लिखना चाहते हो तो ओमेगा कैसे लिखा जाएगा, ओमेगा इज 2π न्यू। ठीक है, 2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसको, और इट इज ऑल्सो 2π/T। तो ये रिलेशंस हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगे, इनको याद रखना। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में होता है। अब ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज T/2 क्योंकि ये हाफ टाइम पीरियड है। दिस पॉइंट इज T/4, दिस पॉइंट इज 3T/4। तो इस तरह से एक साइकिल में करंट की जो वैल्यू है इस तरह से वेरी करती है इस फंक्शन में। ये फंक्शन है हमारे पास I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा T। दिस साइकिल इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे बच्चों। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, इसको पॉजिटिव बोलेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को बोलेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। ये सब जो टर्म्स हैं ये आपने ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू द ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर आपको हाफ टाइम पीरियड के लिए कुछ पूछा जाएगा तो मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपने फाइंड करना है, और अगर आपको फुल टाइम पीरियड के लिए कुछ पूछा जाएगा तो मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए आपने उस चीज को फाइंड करना है। कुछ पैरामीटर्स हम फाइंड करते हैं इससे रिलेटेड, वो इस तरह से फाइंड किए जाते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ रहे हैं AC। तो AC जो है वो कैसे आएगा, AC आएगा सर्किट में। अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, दिस इज ए रेजिस्टेंस, जो आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई है। रेजिस्टेंस को पहले हम बैटरी लगाते थे ऐसे, और बैटरी लगाने से हम ये बोलते थे कि सर्किट में जो करंट I है दैट इज I इज इक्वल टू V/R। ये हमारे पास ओम्स लॉ होता था, और ओम्स लॉ हमें जो है वो करंट की वैल्यू दे देता है, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो वहां पे वोल्टेज कांस्टेंट थी बैटरी के केस में, इसीलिए करंट कांस्टेंट था। लेकिन अगर आप वोल्टेज को वेरी करेंगे, वेरिएबल वोल्टेज लेंगे, वो कैसी होती है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं उसको। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, बैटरी की जगह हम इस तरह से लगाएंगे सर्किट में। दिस इज ऑल्सो वोल्टेज बट दिस इज ए टाइम वेरिंग वोल्टेज। अब इस टाइम वेरिंग वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होती है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V, इसको V से भी डिनोट किया जा सकता है, इसको एक्साई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, EMF। तो इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, एक्साई इज इक्वल टू एक्साई नॉट, सेम फंक्शन साइन ओमेगा T। ऐसी वोल्टेज की फॉर्म में V0 साइन ओमेगा T हो सकता है, कॉस ओमेगा T हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से वोल्टेज वेरी करेगी इस केस में, रेजिस्टेंस है ना सिंपल, तो रेजिस्टेंस के केस में तो ऐसे ही होता है, अगर आप वोल्टेज फिक्स लगा दोगे करंट भी फिक्स होगा, और जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ही करंट इंक्रीज करेगा। सेम सेंस में दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे चलेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह हमारे पास कोई और कंपोनेंट हो, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं इसकी जगह, इंडक्टर हो सकती है जो अभी पढ़ा रिसेंटली, और क्या हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। अगर यहाँ कैपेसिटर लगाओ तब वोल्टेज और करंट इकट्ठे नहीं चलते, जैसे इनमें दुश्मनी हो जाती है। वोल्टेज थोड़ी आगे चलती है, करंट थोड़ा पीछे चलता है, या करंट थोड़ा आगे रहता है, वोल्टेज पीछे रहती है। इस तरह से ना इनमें थोड़ा सा मनमुटाव सा आ जाता है, तो ये इकट्ठे नहीं चलते। तो वो क्या बोलते हैं उसको, उस चीज को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि दोनों में फेज डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस आने का मतलब है कि एक चीज जो है, अगर ये हमारी वोल्टेज है तो करंट साथ साथ नहीं चलता, उसका उससे मनमुटाव है, थोड़ा आगे चलेगा या थोड़ा पीछे चलेगा। तो ये जो है इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं, वही फाई जिसकी हम अभी बात कर रहे थे।
तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि हमने अलग अलग कंपोनेंट्स में फेज डिफरेंसेस फाइंड करने हैं, करंट्स फाइंड करने हैं। तो सच काइंड ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड इट इज अप्लाइड इन दिस फॉर्म। इस पूरे सर्किट में हम ये वाली वोल्टेज, पूरे चैप्टर में हम ये वाली वोल्टेज अप्लाई किया करेंगे। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एसी सर्किट। अब एसी सर्किट क्या हुआ, जैसे हमारे पास डीसी सर्किट होते हैं वैसे ही एसी सर्किट्स हैं। कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस लगी हो या इंडक्टर लगी हो, ठीक है, कैपेसिटर लगा हो, इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो, रेजिस्टेंस की और कैपेसिटर की, या रेजिस्टेंस की और इंडक्टर की कॉम्बिनेशन हो, इंडक्टर की और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन हो, तीनों की कॉम्बिनेशन हो, आर हो, सी हो, एल हो, इस तरह का कोई भी सर्किट, प्रोवाइडेड कि सबको जो वोल्टेज का सोर्स लगा होना चाहिए, सोर्स ऑफ वोल्टेज, वो ये वाला लगा होना चाहिए। दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज ए वी। ये सोर्स जब लगा होगा इसमें से किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, तो इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एसी सर्किट्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सीधा बोलते हैं एसी सर्किट। अब ये जो सर्किट है दिस इज आर सी सर्किट। ये वाला जो सर्किट है दिस इज कॉल्ड आर सी सर्किट। कंप्लीट कब होगा, जब आप यहां पर वोल्टेज लगा दोगे ऐसे। ये वाला जो सर्किट है दिस इज कॉल्ड आर एल सर्किट, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आर एल सर्किट। ये एल सी है, यहां सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, दिस इज सी, दिस इज एल, तो दिस इज एल सी सर्किट। ये कौन सा हुआ, दिस इज एल सी आर सर्किट, दिस इज एल सी आर सर्किट, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सर्किट्स हैं दे आर कॉल्ड एसी सर्किट्स। अभी मैंने यहाँ पे सबको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि सीरीज में लगे होने चाहिए, इस तरह से भी कनेक्ट हो सकती हैं चीजें। जैसे ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एलसीआर सर्किट बट दिस इज पैरेलल एलसीआर सर्किट, और इसको भी हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा देना ऐसे। अभी सीबीएसई के सिलेबस में जो हमारे है वो सीरीज एलसीआर सर्किट है, ये सारे सर्किट्स हैं जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, ये अकेले अकेले कंपोनेंट्स, इन सबको हमने स्टडी करना है। तो लेट अस राइट द वोल्टेज एंड करंट रिलेशंस अक्रॉस RCL। मतलब अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में से आपको करंट पता है, आप वोल्टेज लिखना चाहते हो, या उसके ऑपोजिट आपको वोल्टेज पता है कि मैंने इतनी वोल्टेज अप्लाई करी एक रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस थी, आपको पता है कि भाई हमने इतनी वोल्टेज अप्लाई करी है, V लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और आप करंट निकालना चाहते हो, तो आप कौन सी रिलेशन यूज करते हो, ओम्स लॉ। आपको पता है ना, ओम्स लॉ हमें ये रिलेशन देता है, किसमें, वोल्टेज और करंट में, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। कैसे देता है, हम ऐसे लिखेंगे VR मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस, VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I टाइम्स R, है ना। तो ये रिलेशन हमें यूज करनी है फॉर रेजिस्टेंस। ऐसे ही अगर आपके पास रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर है और हमने उसको कुछ वोल्टेज V अप्लाई करी हुई है और उसमें आप करंट देखना चाहते हो कितना है सर्किट में, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, या ऐसे बोल लेंगे कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करोगे तो हमेशा ही करंट रहता है सर्किट में, तो उस केस में कैसे लिखेंगे। देखो आपको ये पता है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC इज इक्वल टू Q बाई C, ये हमें पता है ना, VC इज इक्वल टू Q बाई C, V इज इक्वल टू Q बाई C, ये हमें पता है। ये कैपेसिटर के चैप्टर में पढ़ा था हमने। अब जो करंट है और चार्ज है उनमें क्या रिलेशन है, ये 1/C ऐसे लिख दो, एंड चार्ज इज इंटीग्रेशन ऑफ करंट, इंटीग्रेशन ऑफ करंट। ये कहां से आया, ये यहां से आया, बिकॉज I इज इक्वल टू dq बाई dt एंड dq इज I dt एंड I इज एंड q इज इंटीग्रेशन ऑफ IDT, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमने यहां पे पुट कर दी Q की जगह, तो ये वोल्टेज और करंट की रिलेशन आ गई फॉर कैपेसिटर। ऐसे ही फॉर इंडक्टर
इंडक्टर के लिए क्या रिलेशन है करंट और वोल्टेज में, अभी हमने रिसेंटली पढ़ी हुई है ये रिलेशन, हमने पढ़ा है एक्साई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, इट इज फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्साई की जगह मैं लिखूंगा वी एल, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। यहाँ बना के दिखाते हैं आपको इंडक्टर को हमने मान लो ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर दिया, तो दिस इज एल। तो वी एल इज एल मतलब उसकी इंडक्टेंस into di by dt. So this relation will be used in the case of inductor.